जय हिंद बेटा। देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे ईएम वेव। ईएम वेव क्या होता है हमने बता रखा था कि ईएम वेव व्हेन एसी करंट इन अ सर्किट चेंजेस विथ हाई फ्रीक्वेंसी देन द एनर्जी स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इट इस एंड दिस वेव्स इज कॉल्ड एज द ईएम वेव। जब कोई एसी करंट किसी सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसी से वेरी करती है, वेरी करता है तो उसके सराउंडिंग में एनर्जी डिसिपेट होती है, खर्च होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वही वेव्स क्या है? ईएम वेव। और इसकी स्पीड कितनी होती है? लाइट के स्पीड के इक्विवेलेंट। और मैंने कहा था कि इसमें ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को अच्छा, तो दोनों हो, लेकिन कंडीशन है कि बोथ आर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसमें कोई एक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह दीजिए, किसी एक को, हाँ, और किसी एक को, एक मिनट ये वाला है ना, ये होगा अगला ऐसा। ठीक है, तो किसी एक को इलेक्ट्रिक फील्ड कह दीजिए, किसी एक को मैग्नेटिक फील्ड कह दीजिए, एक कलर्ड होगा एक अनकलर्ड, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होता है। अगर मैं कह दूं ये एक वायर है, ये वायर है, इसमें एसी करंट फ्लो कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी का, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का, जैसे हाई टेंशन वायर जो होता है, हाई टेंशन वायर जो टावर की तरफ लगा होता है, उसका पोल जो टावर की तरह लगा होता है, ये एक शहर से दूसरे शहर तक भेजा जाता है, उस हाई टेंशन वायर में जो करंट होती है वो बहुत हाई वोल्टेज की एसी करंट होती है। उस करंट में ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होगा उसके सराउंडिंग में। अगर एक हाई टेंशन वायर है उससे कुछ दूर पर है, अगर आप कोई कंडक्टिंग मटेरियल रखेंगे तो इसमें करंट आ जाएगा, इसमें करंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूर पे जबकि है तब भी आ जाएगा उसमें करंट। तो क्योंकि वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का है और बहुत हाई एनर्जेटिक होता है वो, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं कह दूँ ये वायर है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हुआ, इधर और इधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हुआ, वेव के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे जनरेट हुआ और इधर पीछे से ऐसे वेव के फॉर्म में ऐसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे वेव के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे ऐसे जनरेट होकर के आगे बढ़ रहा है, ऐसे जनरेट होकर के आगे बढ़ रहा है। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऐसे ऊपर वाले पर और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर वाले पर, दोनों बताइए परपेंडिकुलर है कि नहीं? और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं इस प्रोपेगेटिंग कांस्टेंट के। हाँ, इसको हम कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे? प्रोपगेशन कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दोनों वेव को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, वो ये बताएगा कि वेव का डायरेक्शन किधर है। तो जिधर वेव डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करी उसको कहेंगे प्रोपगेटिंग कांस्टेंट, के से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये के जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है दोनों पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी और मैग्नेटिक फील्ड पर भी। इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड पर भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये हो गया ईएम वेव का स्पेसिफिक। अब कुछ इसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ईएम वेव का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, ईएम वेव कैसे जनरेट होती है? ये जनरेट होती है एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से। ऐसा चार्ज जिसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो, चेंज हो। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेटेड जो चार्ज होते हैं उसी से ईएम वेव प्रोड्यूस होता है। लेकिन कब? जब ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर ये एक्सेलरेट कर रहे हो तब। ठीक है, फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका डस्ट दीजिएगा, इसका सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? इसकी स्पीड कितनी होती है बेटा? इसकी स्पीड कितनी होती है? पहले इसका ये एक मिनट इसकी स्पीड पहले लिखने के पहले ये बताइए, इसे किसी मीडियम की नीड नहीं होती, इसे प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती। नो नीड ऑफ एनी मीडियम। एनी मीडिया, अगर प्लूरल इधर
प्लूरल नंबर में है तो उसको मीडिया कहते हैं, ठीक है ना, मीडियम को मीडिया कहते हैं। अ थर्ड, बेटा बातें नहीं, इधर देखिए, तो मीडियम किससे नीड नहीं होते, तो क्या कह सकते हैं आप कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है ना, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। अब देखिए इसका थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, इधर इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी स्पीड होती है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट विच इज द स्पीड इक्विवेलेंट टू द लाइट। तो ये इक्विवेलेंट होता है लाइट के। एक बात और, ये किसने, मैक्सवेल ने कैलकुलेशन किया था स्पीड ऑफ लाइट, ये ईएम वेव के स्पीड को, तो उन्होंने पाया था यही इसका कैलकुलेशन किया था और इसकी वैल्यू आई थी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, और ये था किसके इक्वल था, E/B के। तो इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं E/B भी ना, ये स्पीड ऑफ लाइट था, ठीक है। एक बात और, यहाँ पर E0 और B0 मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है और बहुत हाई इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो उसका रेशियो दोनों क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है और एक कांस्टेंट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा चेंज होती है, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट है। अब देखें 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये किसके इक्वल था, E/B के, ऐसा इन्होंने कैलकुलेट किया और ये स्पीड थी लाइट की, ठीक है। ये हो गया थर्ड। इधर फोर्थ देखिए क्या है, देखिए तो इसका स्पीड कितना होता है, लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट होता है और ये है फार्मूला आपका। तो इस एक बात और, यही फार्मूला जो है, यही फार्मूला इस चैप्टर का एक फार्मूला है बेहद, ठीक है ना, इससे न्यूमेरिकल जो बढ़िया से लगेगा हम लोग का। देखिए अब फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं कि फोर्थ पॉइंट की द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, एज वेल एज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द किसके, एज वेल एज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेटिंग कांस्टेंट ना, प्रोपेगेटिंग कांस्टेंट क्या के, कांस्टेंट के, ठीक है। ये आपका ईएम वेव खत्म हुआ, ईएम वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हुआ, ओके। अब ईएम वेव से रिलेटेड मैक्सवेल ने कब भाई 1865 में मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दिया। मैक्सवेल ने ईएम वेव के बारे में स्टडी किया, मैथमेटिकल टर्म्स में स्टडी किया और इन्होंने कुछ इक्वेशंस दिए। इन्होंने मैथमेटिकली ईएम वेव के बारे में स्टडी किया, कुछ नहीं प्रैक्टिकली नहीं, मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली इन्होंने स्टडी किया और उसके बारे में इन्होंने 4 ईएम वेव को स्टडी किया मैथमेटिकली और इसके 4 इक्वेशंस दिए जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, ओके ना। तो मैक्सवेल कितने इक्वेशन, 4 इक्वेशन, हालांकि वो मैक्सवेल के हैं नहीं, सुनना अभी कैसे देखना। तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए। अच्छा दिए क्यों, मैक्सवेल ने ये सोचा कि हम पूरे फिजिक्स को एक फार्मूले से बस बना देते हैं। मतलब उन्होंने ऐसा किया कि पूरा फार्मूला को इन्होंने कंबाइन करके सोचा कि जितना कम से कम हो सके पूरे फिजिक्स को कंबाइन कर दे, 1-2 फार्मूले, मतलब एकदम नैरो में कर दें, ठीक है ना। तो उन्होंने फार्मूलेट करने की कोशिश किया लेकिन फिर भी 4 फार्मूले इनको लग गए, इन्होंने 4 फार्मूले दिया। तो मैक्सवेल्स के इक्वेशन जिसको कहते हैं हम लोग, देखिए मैक्सवेल ने इक्वेशंस दिए मैथमेटिकली स्टडी करके ना। कैसा स्टडी किया मैक्सवेल ने ईएम वेव के बारे में स्टडी किया, मैथमेटिकली स्टडी किया और प्रपोज्ड किया कितने लॉज, कितने वो इक्वेशंस, 4 इक्वेशंस, एंड प्रपोज्ड 4 इक्वेशंस प्रपोज्ड किया। फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है बेटा, इसका फर्स्ट इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन इनका है वो सुनो, गॉस जो इनका फर्स्ट इक्वेशन है वो इनका है नहीं, वो एक्चुअल में है गॉस का, गॉस अ लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब सुने, गॉस ने क्या लॉ दिया था, आप लोगों ने पढ़ा था, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द, अरे पहले कौन फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब पासिंग, जब कोई चार्ज अगर इनक्लोज हो किसी सरफेस के अंदर तो इससे फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी,
तो जितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर बाहर निकलेंगी वो क्या बनाएंगी? फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो कौन फ्लक्स है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इन्होंने क्या दिया? वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली ना, किसी सरफेस से परपेंडिकुलर जितने लाइंस पास होती हैं उस लाइन को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। अगर फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अगर किसी सरफेस से किसी पहले गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, तो गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या कहता है? द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 upon epsilon naught times of the total charge enclosed by the surface। हाँ, the total charge enclosed by the surface। ठीक है, तो यह सरफेक्सल नहीं बेटा, ठीक है ना? क्यों इनक्लोज इधर, ये हो गया फ्लक्स। अरे फ्लक्स का यूनिट बताइए तब इसी बात पे, सरफेक्सल ना बोलो, फ्लक्स का यूनिट बताइए तो। मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक फील्ड का है वो, आप बताइए। अच्छा बस सुनना, इधर सुनना। अरे सुनो पहले, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये नंबर है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। कीप क्वाइट बेटा, इधर रुके। मैग्नेटिक, अरे रुको पहले, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन होता है। क्या होता है? सुना, कीप क्वाइट। मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये नंबर है, नंबर का यूनिट होता नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 व्यक्ति ऐसे कर दिए, 1 2 3 4 5 पेन है, तो 5 पेन क्या? 5 पेन केजी, 5 पेन मीटर, 5 नहीं ना। नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता, तो इसलिए फ्लक्स का भी यूनिट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे पूछे कि फ्लक्स का यूनिट बताओ, तो कह देना वेबर, ठीक है ना? वेबर। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तब मीटर स्क्वायर भी लग जाएगा ना, पर मीटर स्क्वायर भी लग जाएगा उसमें। चलिए आइए यहाँ देखिए पहले। अरे ये बताइए, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया क्या? ये मैक्सवेल का है? आपसे पूछते हैं क्या ये मैक्सवेल का है? गॉस का है, तो इसको कहते हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। देखिए बेटा, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल का ये क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दरअसल ये फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल का लग नहीं रहा है नहीं ना। चलिए अच्छा, सेकंड, अब सुनना, सेकंड इक्वेशन सुनना। फर्स्ट इक्वेशन आप ये मैक्सवेल हो गया, सेकंड इक्वेशन सुनिए क्या है? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक या मैग्नेटिज्म। अब बताइए, गॉस ने मैग्नेटिज्म में क्या कहा था? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। क्यों? आपने पढ़ा था, अगर कोई सरफेस है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स बाहर जाएगा, नेगेटिव है तो अंदर आएगा। लेकिन इसी में अगर डाइपोल रख देता, अब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दोनों का डाइपोल का मतलब व्हेन टू चार्जेस हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस देन इट फॉर्म अ डाइपोल। तो अगर डाइपोल, तो जितना फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे उतनी आ जाएंगी, तो नेट कितना हुआ? जीरो। तो डाइपोल रहता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होता है। लेकिन अगर मैग्नेट यहाँ पर है तो बताओ बेटा, मैग्नेट में तो NS होता ही है, NS होता है, तो N से जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी S में उतने इंटर कर जाएंगी, तो टोटल मिलाकर के कितना फ्लक्स? हाँ, जीरो हुआ। अब एक बात और, तो हम बोले हैं कि द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ऑलवेज क्यों बोला? क्योंकि एक मैग्नेट अगर आप रखेंगे किसी क्लोज्ड सरफेस में, तो मैग्नेट जितना फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, जो फ्लक्स बनाएंगे उतने फिर से वापस आ जाएंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा? फ्लक्स जीरो। लेकिन अगर बात करें सिंगल, अगर एक पोल बस रखा हुआ तब, तो अरे बेटा मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट में एक पोल होता है क्या? होता ही नहीं है, तो मोनोपोल होता ही नहीं है, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ही नहीं। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, सर हमें एक पोल को अंदर रख दें और एक पोल को बाहर कर दें, ऐसा अब क्लोज कर देता हूं, तो बेटा ये अगर N है
तो फील्ड लाइंस जितना यहाँ से निकलेंगी वो एकदम बाहर चली जाएंगी, तो वापस इधर भी तो आती है ना, वही फील्ड लाइंस इधर से होकर के इंटर करती है ना। तो बताइए यहाँ से आई थी और यहाँ चली गई, तब भी तो जीरो, और मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है मैग्नेट में। तो इसलिए सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ इनक्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो इसको दो तरह से लिखते हैं। जरा बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दो फार्मूला पढ़ा था। एक तो ये हो गया किसका, गॉस का, और गॉस के पहले फाई इज इक्वल टू या फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डी ई ए कॉस थीटा ना, ई डी ए कॉस थीटा पढ़े थे क्या। ऐसे ही अगर मैं कह दूं मैग्नेटिक के लिए क्या होगा, यहाँ एम मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। या इसी को आप चाहें तो कॉस थीटा नहीं लिखेंगे तो ऐसा अ डॉट प्रोडक्ट, सही है का, तो ऐसा अ डॉट प्रोडक्ट, सही है कि नहीं, हाँ तो ये है। तो ऐसे ही मैं कह दूं ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स गॉस के लॉ से, तो बी वेक्टर डी ए इक्वल टू क्या, जीरो। एक मिनट, आप लोगों ने ये पढ़ा है जो कूलॉम्स का, ये गॉस का जो ये लॉ पढ़ा है, इसी को मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए जरा लगाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा फाई बी, और यहाँ क्यू इनक्लोज 1/एप्सिलॉन नॉट। बेटा आप बताना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट कितना लिखते हैं, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटोस्टैटिक्स में इसको लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये बताइए 1/4 पाई, 1/4 पाई को छोड़ दीजिए, तो 1/एप्सिलॉन नॉट के रिप्लेसमेंट पर म्यू नॉट यूज हो रहा है का, तो यहाँ पर कहाँ लिखा 1/एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह हो जाएगा म्यू नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड, यहाँ पर हो जाएगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, अरे पोल का स्ट्रेंथ ना, एम इनक्लोज्ड। लेकिन एक सिंगल एम होगा ही नहीं कभी भी, ये हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए ये वैल्यू, और इसी को हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट और एम इनक्लोज्ड इक्वल टू जीरो। ये हो गया मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। समझ में आया क्या, मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन समझ में आया। आइए थर्ड इक्वेशन देखते हैं। ओके, इसको हटाते हैं, थर्ड इक्वेशन देखते हैं। तो ये भी, ये दोनों लॉज जो है, ये दोनों लॉज था या इक्वेशन था, वो किसका था, गॉस का, लेकिन मैक्सवेल ने फर्स्ट और सेकंड अपने नाम पे दिया ना। यहाँ पर देखिए थर्ड क्या है, थर्ड जो है इन, अभी आपको पता चलेगा क्या है। इन्होंने कहा द टोटल इधर बेटा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू द, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट is equal to the rate of change of, is directly proportional to the rate of change of flux। अब यहाँ पर माइनस लगाए थे, आपको पता है कहाँ, और प्रोपोर्शनल हटाए थे तो कोई यहाँ पे कांस्टेंट के का वैल्यू 1, ये है। एक किसका लॉ था, फैराडे का। तो फैराडे का कौन सा लॉ, इंडक्शन, लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ, ठीक है इधर। तो ये ठीक है, फ्राइडे लिखा है, अच्छा ठीक इधर। तो देखिए ये फैराडे का इक्वेशन, अब ये भी इनका नहीं है, तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन हो गया। लास्ट देख लीजिए, बस खत्म। क्या है देखिए, अभी पूछेंगे, अभी ना आप लोग से पूछेंगे। फोर्थ है, फोर्थ इन्होंने क्या दिया था, फोर्थ जो है वो इस नाम में, इनका नाम है मैक्सवेल एंड, या डायरेक्ट लिख दीजिए मैक्सवेल एंड एम्पियर्स लॉ एंड एम्पियर्स इक्वेशन। एम्पियर दोनों लोग मिल करके दिए थे। अब सुनो का है, जंक्शन मिल के दिए नहीं थे, लेकिन सुनना का है, लॉ कहो इक्वेशन कहो, इक्वेशन सुना। आप लोगों ने कभी एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था? एम्पियर सर्किट क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट आई, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करेंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, पढ़े थे ना, ये होता है। बस इन्होंने, मैक्सवेल ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में इन्होंने बताया। और डिस्प्लेसमेंट करंट आपके टॉपिक से कट चुका है, ओके ना, नहीं पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट इन्होंने अप्लाई किया। तो इधर बस इसी में उन्होंने करंट के जगह पर कहा कि यही करंट नहीं, दो करंट होनी चाहिए। एक कौन सी करंट थी, एम्पियर ने जो बताया था। एम्पियर ने किसके लिए बताया था, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इस करंट, अगर जो नॉर्मल करंट होती है इसको कहते हैं कंडक्टिंग करंट ना, कंडक्टिंग करंट। तो यहाँ कह दिया आई सी कंडक्टिंग करंट, और इन्होंने कहा इसी में जोड़ दिया आई डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन, बस ये हो गया फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल ना। मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन हो गया ईएम वेव से रिलेटेड।
सारा ये इक्वेशंस मैक्सवेल के हो गए। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए, जय हिंद।